22 अप्रैल 2025 हमेशा की तरह एक नॉर्मल दिन की तरह था। टाइम था लगभग 2:20 जब एक पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट बैसरान वैली पहलगाम, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहलाया जाता है, एक भयानक टेरर अटैक का शिकार बन गया। ये जगह कश्मीर के सबसे फेमस और खूबसूरत टूरिस्ट लोकेशंस में से एक है, लेकिन उस दिन यहाँ मौत का ऐसा दर्दनाक खेल खेला जाएगा, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। कश्मीर में एक बार फिर पर्यटकों को निशाना बना करके मारा गया है। At least 26 people were killed. इनमें से 31 साल के शुभम द्विवेदी और उनकी वाइफ अशन्या द्विवेदी, जो सिर्फ 2 महीने पहले शादी करके वहां हनीमून पे गए थे, वो लोग भी वहां बैठ के अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे और मैगी के साथ कॉफी पी रहे थे। अचानक से जंगल की तरफ से 3-4 लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म में वहां आते हैं और उनमें से एक शुभम से सवाल करता है, हिंदू है या मुसलमान। ये बात सुनकर दोनों को लगा कि उनके साथ कोई प्रैंक हो रहा है और वो समझ ही नहीं पाए कि सामने खड़ा इंसान उनसे क्या पूछ रहा है। He was the first, Shubham was the first who was being approached. उसको अप्रोच किया एंड पूछा हिंदू है मुसलमान। हम समझ नहीं पाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। हमने उससे दोबारा पूछा क्या वो भैया। उस आदमी ने अब दोबारा इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में शुभम से कहा, मुसलमान है तो कलमा पढ़। तो हम दोनों ने स्माइल करके, क्योंकि हमें अभी तक लग रहा था कोई प्रैंक कर रहा है। वी हैड नो आइडिया कि द नेक्स्ट सेकेंड हम बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, ऐसा कर देंगे। ये सुनते ही शुभम ने कहा कि वो एक हिंदू है। शुभम का सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था कि उस टेररिस्ट ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शुभम के सर पर गोली मार दी। शुभम द्विवेदी वहीं गिर गए, खून में लथपथ, और ये देख उसकी वाइफ अशन्या द्विवेदी ने उस गोली चलाने वाले से कहा, मुझे भी मार दो। लेकिन उसने जवाब दिया, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तू मोदी तक ये बात पहुंचा सके। सोर्सेस के अकॉर्डिंग वो टेररिस्ट वहां चिल्ला रहे थे, जाओ और अपने मोदी को बताओ कि हमने क्या किया। इसके बाद अशन्या द्विवेदी ने आसपास के लोगों से अपने परिवार को वहां से ले जाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उनके अकॉर्डिंग वहां के लोकल हॉर्समैन ने कहा कि हम तुम्हारे घोड़े वाले नहीं हैं, और उसने उनकी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन इन सब के बीच जब गोलियां चल रही थी, तब एक आदमी बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने जज्बे और हिम्मत के साथ सामने आया। उसका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह। आदिल शाह एक लोकल पोनीमैन था जो टूरिस्ट को घोड़ों पे राइड करवाता था। उस दिन भी वो अपने काम पे था जब अचानक से टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। जब फायरिंग शुरू हुई, लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन आदिल शाह ने पीछे मुड़ के देखा कि कुछ लोग फंस गए हैं। उसने बिना डरे उनको बचाने के लिए वापस दौड़ लगाई। आई विटनेसेस कहते हैं कि उसने अपने घोड़े से कुछ लोगों को उठाया, किसी को हाथ पकड़ के खींच के लाया और उन्हें सेफ जगह तक पहुंचाया। एक पॉइंट पर जब टेररिस्ट ने टूरिस्ट पर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग शुरू कर दी, तो आदिल शाह ने उन टेररिस्ट को रोकना चाहा और कहा कि वो इन बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे हैं। उन्होंने अपनी बहादुरी से एक टेररिस्ट की गन छीनने का ट्राई भी किया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनमें से एक टेररिस्ट ने पॉइंट ब्लैंक आदिल शाह को 3 गोलियां मारी, जिसमें से 2 उनकी गर्दन पर और एक कंधे को भेद के पार हो गई। आदिल शाह 26 विक्टिम्स में से इकलौते मुसलमान थे, बाकी में मेजॉरिटी हिंदूज थे और एक क्रिश्चियन। इसके अलावा 17 और लोग बुरी तरह से घायल हुए। इंडियन नेवी के एक यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नारवाल भी अपनी वाइफ हिमांशी नारवाल के साथ वहां हनीमून पर आए थे। दोनों की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। जब ये अटैक हुआ, तब विनय और हिमांशी वहां भेलपूरी खा रहे थे। हिमांशी नारवाल के अकॉर्डिंग एक गनमैन ने विनय से उनका रिलीजन पूछा, और जब पता चला कि वो एक हिंदू है, तो उन्हें भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से चेस्ट में बड़ी बेरहमी के साथ गोली मार दी। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। विनय वहीं गिर गए और हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अपनी शादी के सिर्फ 6 दिन बाद और अपनी 27वीं बर्थडे से 8 दिन पहले ही लेफ्टिनेंट विनय नारवाल शहीद हो गए। विनय की 21 साल की बहन सृष्टि ने विनय की चिता को अग्नि दी। उनका कहना था विनय जिंदा थे कुछ देर तक, पर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। उन्हें वहां कोई सपोर्ट नहीं मिली। वो गोलीबारी 45 मिनट तक चलती रही और इस दौरान कोई सिक्योरिटी या मदद वहां पर नहीं आई। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी घाटी खून से भर गई। लोग चिल्लाते रहे, भागते रहे, लेकिन गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पिछले 2 दशकों में ये सबसे बड़ा अटैक है टूरिस्ट पर, खासकर सिविलियंस पर। इससे पहले ज्यादातर अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस या पिलग्रिम्स को टारगेट करते हैं, लेकिन इस अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन इस स्तर पर बढ़ गई कि अब यहाँ से चीजें सुधरती हुई नजर नहीं आती। इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया कि अटैकर्स इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स थे जो पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप से एफिलिएटेड थे। कुछ दिनों में लश्कर तैयबा का ऑफशूट, जिसे द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हैं, उसने सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। बाद में वैसे TRF ने इन्वॉल्वमेंट डिनाई किया, लेकिन इंटेलिजेंस कहता है कि ये ग्रुप लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है। सिक्योरिटी सोर्सेज के अकॉर्डिंग 4 टेररिस्ट थे, 3 पाकिस्तानी नेशनल और 1 इंडियन लोकल। टेररिस्ट आदिल अहमद ठोकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के गोरे विलेज
का रहने वाला था जिसने पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स से ट्रेनिंग ली थी। फॉरेंसिक एविडेंस से पता चलता है कि अटैकर्स ने मिलिट्री ग्रेड राइफल्स का यूज किया, AK-47 और M4 कार्बाइन्स जो लश्कर तैयबा के स्टैंडर्ड है। घाटी में इन दोनों वेपन के एम्प्टी कार्ट्रिजेस मिले। फुटेज और विटनेसेस ये कंफर्म करते हैं कि टेररिस्ट वेल आर्म्ड और हाईली ट्रेन्ड थे। सर्वाइवर्स और ऑफिशियल्स के मुताबिक टेररिस्ट ने मल्टीपल टूरिस्ट स्पॉट्स को स्काउट किया था पहले, फिर बेसरान वैली को चूज किया। इन टेररिस्ट को पता था कि अरू और बेताब वैलीज हेवीली गार्डेड थे, इसलिए उन्होंने रिलेटिवली ओपन बेसरान को टारगेट किया। 22 अप्रैल की दोपहर तकरीबन 2:20 के आसपास ये टेररिस्ट कोकरनाग एरिया के फॉरेस्ट से लगभग 1 दिन का ट्रैक करके बेसरान तक पहुंच गए। 2 आतंकवादी अचानक ट्री लाइन के पीछे से निकले जहां पोनी स्टैंड्स थे और मेल टूरिस्ट को उनका धर्म पूछ के कलमा पढ़ने को बोला। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें क्लोज रेंज से गोली मार दी। साथ ही दूसरे 2 टेररिस्ट ने जिप लाइन और वॉकिंग एरिया के पास इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। बहुत से टूरिस्ट और लोकल्स ने इस भयानक मंजर को विटनेस किया। कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई हैं। सबसे नोटेबल है जिप लाइन वीडियो एक गुजराती टूरिस्ट ऋषि भट्ट की, जिन्होंने अननोइंगली अटैक को फिल्म किया जब वो जिप लाइन राइड से फिल्म कर रहे थे। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे वो स्माइल कर रहे हैं जिप लाइन पर बेसरान के ऊपर। नीचे हल्की गन शॉट्स और पैनिक की आवाज सुनाई देती है। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि नीचे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आई, सारे आतंकवादी जंगल में गायब हो चुके थे। प्रीलिमिनरी प्रोब्स बताते हैं कि उन्होंने एक एस्केप पाथ प्लान किया था। उन्होंने 2 टूरिस्ट के मोबाइल फोन्स भी चुरा लिए, शायद कॉल्स रोकने के लिए, और फिर उन्हें जंगल में फेंक दिया। पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी यूनिट्स ने सारे पॉसिबल एग्जिट रूट्स में सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए। सोर्सेस के मुताबिक चारों आतंकवादी नॉर्थ की तरफ भाग गए, रिमोट फॉरेस्ट में, शायद कोकरनाग LOC एरिया की तरफ। लेकिन इतना बड़ा अटैक हो जाता है और सारे टेररिस्ट अटैक करके आराम से निकल जाते हैं और किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। एनालिस्ट और क्रिटिक्स ने सवाल उठाया कि ऐसे मेजर अटैक टूरिस्ट फ्रेंडली एरिया में कैसे पॉसिबल हुआ। NDTV ने सिक्योरिटी इनसाइडर्स को कोट किया जो कहते हैं कि गनमैन ने बेसरान को इसलिए टारगेट किया क्योंकि दूसरे स्पॉट्स हेवीली गार्डेड थे। कुछ सर्वाइवर्स ने बताया कि बेसरान के पास कोई आर्मी पोस्ट या चेक पॉइंट भी नहीं था। आर्मी लोअर एरियाज में थी। मेन लोकेशन पर एक भी आर्मी ऑफिशियल नहीं था। इंटेलिजेंस सोर्सेज अब इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ये आतंकवादी इतनी डीपली कैसे इन्फिल्ट्रेट कर गए। कुछ फाइंडिंग्स कहती हैं कि अटैकर्स ने 20-22 घंटे कोकरनाग से बिना डिटेक्शन के ट्रैक किया। टेररिस्ट आदिल अहमद ठोकर की प्रेजेंस ये सजेस्ट करती है कि पाकिस्तान ट्रेन टर्नकोट मिलिटेंट्स को ट्रैक करने में बहुत बड़ा फेलियर हुआ। पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर्स को इंटरोगेट किया है और टेररिस्ट हाइडआउट्स पर रेड्स भी किए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स अब इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन लॉग्स भी देख रहे हैं कि कोई प्री अटैक अलर्ट मिस तो नहीं हुआ। नेशनल लेवल पर भी ऑफिशियल्स ने एक्नॉलेज किया है कि सीरियस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी हैं लैप्सेस को लेकर और एजेंसी से अकाउंटेबिलिटी मांगी गई है। लेकिन ये सिर्फ पहलगाम अटैक की कहानी नहीं है। डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद आर्टिकल 370 रिवोकेशन पर सरकार ने कहा था कि आतंकवादी की इससे कमर तोड़ दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर में आतंकवाद और खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जनवरी 2023 में रजौरी में एक सिविलियन व्हीकल पर अटैक, मई 2023 में पूंछ IED अटैक, फिर मई 2024 में श्रीनगर के पास एक जयपुर कपल पर अटैक, फिर जून 2024 में रईसी जम्मू एंड कश्मीर बस अटैक। 9 पैसेंजर्स की डेथ हो गई और 33 इंजर्ड हुए। ये 2019 के बाद कश्मीर में सिविलियंस पर सबसे डेडली अटैक था। उसके बाद अक्टूबर 2024 में अरू वैली में टनल शूटिंग्स और उसके बाद भी ऐसे बहुत से अटैक्स 2019 के बाद से आर्मी, CRPF और पुलिस पर होते रहे हैं। जैसे कि दिसंबर 2021 में श्रीनगर में एक एम्बुश में 3 पुलिस कर्मियों की डेथ हो गई और 2019 का पुलवामा अटैक, उसे कैसे भूला जा सकता है। अटैक के कुछ घंटों के अंदर ही इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से सैंक्शंस अनाउंस कर दिए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। इंडिया ने 1960 का रिवर वाटर शेयरिंग पैक्ट फ्रीज कर दिया जब तक इस्लामाबाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट खत्म नहीं करता। अटारी वाघा लैंड बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया। सभी पाकिस्तानियों का सार्क वीजा एग्जेम्पशंस को कैंसिल कर दिया गया और सारे परमिट्स रिवोक कर दिए गए और पाकिस्तानी नेशनल्स को 48 आवर्स के अंदर इंडिया छोड़ने का नोटिस दिया गया। सारे पाकिस्तान मिलिट्री, नेवल और एयर ऑफिशियल्स को दिल्ली से एक्सपेल कर दिया गया और इंडिया ने भी अपने एडवाइजर्स इस्लामाबाद से वापस बुला लिए। इसे कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। इस्लामाबाद में अपनी एम्बेसी स्टाफ को 55 से घटा के
30 ऑफिशियल्स तक कर दिया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और मोस्टली पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया। इनमें मेजर न्यूज चैनल्स जैसे डॉन, जियो न्यूज, ARY न्यूज और भी बहुत से चैनल्स थे। और कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज से भी जब पूछा गया कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करना ठीक है या नहीं, तो आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। Particularly whatever has happened recently, after that, I mean, this should not even be a topic at the moment. There is hardly any friendly feeling or any warmth because of what has happened in Pahalgam. So this is not the time to even think about it. This question should not be asked. Not possible. उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान से आने वाले सारे इंपोर्ट्स पर तुरंत इफेक्ट से बैन लगा दिया गया। साथ ही पाकिस्तान फ्लैग्ड शिप्स को इंडियन पोर्ट्स में एंटर करने से भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और साथ ही सारे पोस्टल और पार्सल सर्विसेज चाहे एयर हो या सरफेस रूट सब पूरी तरह सस्पेंड कर दिए गए। फिर इंडियन एयर स्पेस भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड हमेशा की तरह डिनायल का रहा है और वो इंडिया से प्रूफ मांग रही है। आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। आप ये कहते हैं कि वेयर इज द प्रूफ? हमने तो कहा भी नहीं हम आपको प्रूफ देंगे, क्योंकि जब हमने कई बार आपको प्रूफ दिया है, जब 26/11 हुआ था तब भी हमने प्रूफ दिया था, आपके जज ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, बोला कि लिटरेचर है, ये बकवास कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब पठानकोट में स्ट्राइक हुई थी, हमने ISI की टीम को अपने फ्रंट, एक फाइटर बेस जो बिल्कुल फ्रंट पे बॉर्डर पे है पठानकोट, हमने उधर ISI की टीम को होस्ट करा। हमने बोला साहब आपके लोगों ने करा है, आप देख लीजिए। देखिए ऐसा है सब। अब भारत ये कह रहा है, भारत ने बहुत प्रूफ दी सर, 26/11 की प्रूफ, अक्षरधाम टेम्पल की प्रूफ, पार्लियामेंट अटैक की प्रूफ, हर चीज की प्रूफ, पाकिस्तान को डोजियर फोन पाकिस्तान को भेजा, यूनाइटेड नेशंस को भेजा। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इंडियंस का फॉल्स फ्लैग है, खुद ही अपने बंदे मरवा दिए अपने हमें बदनाम करने के लिए। और तो और इनकी खुद की मीडिया में एक एक्स पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर आदिल राजा नाम के इस बंदे ने क्लेम किया है कि आसिम मुनीर ने ही सबके मना करने के बावजूद अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पहलगाम अटैक को अंजाम दिया। The Pahalgam terror attack was orchestrated, ordered by the Pakistani Army Chief General Asim Munir for his own personal interest. It was a personal venture, irrespective of the ISI officers telling General Asim Munir not to go ahead with it because of the repercussions. He still went ahead with it. एक स्काई न्यूज इंटरव्यू में जब पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या वो इसे मानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से टेररिस्ट को ट्रेन और फंड करता है, तो खुद ही सुन सकते हैं उनका जवाब। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, you know, and West, including Britain. मतलब ये खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान 3 दशकों से टेररिस्ट को फंड करता है और उन्हें पालता है। लेकिन इसमें कौन सी नई बात है? ओसामा बिन लादेन भी सभी को पता है पाकिस्तान के एबोटाबाद में ही एग्जीक्यूट किया गया था। लेकिन कुछ कश्मीरीज भी इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते और चुप्पी साध के बैठे हैं। 28 लोगों की जान चली गई, अब क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये पॉलिटिकल मामला है, वो खुद बात करेंगे। क्या होना चाहिए अब पाकिस्तान का? वो तो मुझे पता नहीं। आपको पता ही नहीं जी? क्या होना चाहिए अब? मुझे पता नहीं भैया। आप कुछ बोलेंगे सर? आप भी नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोल रहे। पाकिस्तान दूध का धुला है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर, प्रूफ कौन है? ये इंडियन भी हो सकता है, ये इंडियन भी हो सकता है। दूसरी तरफ पंजाब में भी कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस्लामोफोबिक स्लर्स मिले। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसे कहा गया सब तुम्हारी वजह से होता है और उसे एयरपोर्ट पर सोना पड़ा। कुछ सिटीज में लैंडलॉर्ड्स ने कश्मीरी टेनेंट्स को निकाल दिया और शॉपकीपर्स ने उन्हें कुछ भी देने से मना कर दिया। मसूरी में पहलगाम अटैक के अगले दिन 16 कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों को सिटी छोड़नी पड़ी और बजरंग दल के लोगों ने उनमें से 2 लोगों पर अटैक भी किया। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं अपने देश में जो आप देख सकते हो किसी के मरने पर यहाँ हंसने का रिएक्ट कर रहे हैं। और आखिर में इस हमले में जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, चाहे वो किसी का बेटा हो, किसी के माँ बाप या फिर हनीमून पर आए नए नवेले जोड़े, सभी के लिए दिल से श्रद्धांजलि। उनके परिवारों का दर्द हम महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ खड़े रहकर ये बताना बहुत जरूरी है कि वो इसमें अकेले नहीं है। हर एक भारतीय उनके साथ खड़ा है। और यहाँ मैं हर भारतीय की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया।
और पाकिस्तान और पीओके में 9 अलग अलग जगह जो कि जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के अड्डे थे, वहां पर एयर स्ट्राइक्स करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। मैं जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी सेना का, मोदी जी का, और मैं सलाम करता हूँ अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। लेकिन क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर और कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस ने इस कोऑर्डिनेटेड अटैक को प्लान किया? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊं डिटेल में, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।